वेलकम वंस अगेन इन माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने का, दैट इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट वैक्यूल्स और इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं डिस्कवरी किसने की थी। उसके बाद हम देखेंगे इसका नंबर कितना होता है, फिर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर और लास्ट में हम देखेंगे इसके फंक्शन। अब सबसे पहले देखिए इसकी अबाउट द डिस्कवरी। सो देयर आर लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी डिस्कवरी में और इसका जिन्होंने रोल प्ले किया है। तो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो डिस्कवर किया था कॉलिकर ने। जो फ्लैमिंग ने इनको नाम दिया था फाइला, और जो आल्टमैन है उन्होंने नाम दिया था इसको बायोप्लास्ट। और जो एक्चुअल में जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया वो किसने दी थी? बेंडा ने। और इन्होंने इसकी ट्रेनिंग भी की थी और साथ में गेव द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। और सेंटर्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन किसने बोला था? किन्सबरी ने। और वारबर्ग जी ने बोला था दैट इनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें दो मेन साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। एक कॉलिकर, दैट इज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर, एंड नेक्स्ट द टर्म वाज गिवन बाय द बेंडा। और बाकी जो जैसे नाम है वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन आप जैसे अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये ज़रूर हमने लेके चलना है दैट इज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था? कॉलिकर ने। और जो नाम है वो किसने दिया था? बेंडा ने। और बाकी जब आपको बेसिक पूरा याद हो जाता है तो आप जो बाकी साइंटिस्ट के नाम है उनको भी देख सकते हैं। देखिए अगर आगे देखिए नंबर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को वो वैरी करता है डिफरेंट सेल्स के अंदर। जैसे जो ज़्यादा एक्टिव सेल्स होंगे, जो ज़्यादा काम करेंगे सेल्स, जो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज़्यादा होगा। और जो जैसे देखो जो सेल ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा उसके अंदर राइबोसोम ज़्यादा होगा। अब जो सेल जो है ज़्यादा एनर्जी से काम करेगा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका फंक्शन जो है वो है एटीपी को प्रोड्यूस करना, एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करना, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करना। अब देखिए इसका नंबर जो है वो वेरी करता है। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, हम जो आइडिया है वो लगा सकते हैं। जैसे 50,000 जो है वो जीएंट मेगा पर सेल के अंदर, देखो एक सेल की बात कर रहा है, एक सेल के अंदर 50,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। 1,40,000 से लेकर 1,50,000 तक किसमें होते हैं? ये एग्स ऑफ सी अर्चिन में। 3 लाख oocytes ऑफ सम एम्फीबियंस। और सबसे ज़्यादा जो है वो होते हैं फ्लाइट मसल्स में, कितने? नियर अबाउट 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। तो देखो इसमें आप एक ही नंबर याद रखना, दैट इज फ्लाइट मसल सेल्स में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन या सबसे ज़्यादा एटीपी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। और जो ऐसा भी होगा, देखो कुछ सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एब्सेंट भी होता है, जैसे प्रोकैरियोट्स में टोटली एब्सेंट है। एनारोबिक यूकैरियोट्स में ये नहीं है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो दैट इज रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, उसमें एब्सेंट होगा। और देखिए रेड ब्लड सेल्स में ये एब्सेंट होता है। अगर आप डॉर्मेंट और इनएक्टिव सेल्स की बात करें, यानी जो स्लगिश हैं सेल्स, डॉर्मेंट हैं, इनएक्टिव हैं, उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा लेकिन कम होगा। तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा? जो एक्टिव होंगे और जो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे सेल, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज़्यादा होंगे। वो यानी कि उनका नंबर जो है वो वेरी करता है। सो दिस इज अबाउट डिस्कवरी एंड द नंबर। नेक्स्ट हम आते हैं और द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर की हम बात करें तो देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं। पहले आप समझ लो, डायग्राम बाद में देखना। आपको एकदम देखने से आपको नहीं आएगा कुछ, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है और क्रैमिंग वाली बात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे देखते हैं दो मेम्ब्रेन्स यहाँ पे होती है, एक आउटर और एक इनर। मान लो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होगी, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, उसके अंदर इन फोल्डिंग्स इस तरह से इन फोल्डिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट है। इनको हम बोलते हैं क्रिस्टा। ठीक है, इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं, ये लिखा हुआ है क्रिस्टा, हम इसको बोलते हैं। एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम। ये बने हैं आपकी, जहाँ पे एटीपी सिंथेटेस लिखा है वो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजोम्स। अब इसके अंदर अपना डीएनए होता है विच इज सर्कुलर, जो रेड कलर के स्ट्रक्चर बने हैं दैट इज डीएनए, सर्कुलर होता है। और इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं जो कि 70 इस तरह के होते हैं। और जो अंदर वाला फ्लूइड है
जो इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर जो फ्लूइड है, होमोजेनियस मिक्सचर है, उसको हम बोलते हैं दैट इज मैट्रिक्स, हम इसको बोलते हैं। अब देखिए इसमें आपको याद क्या क्या रखना है। इजी स्ट्रक्चर है लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा। समझ आ गया तो बहुत इजी लगेगा। देखिए दो मेम्ब्रेन्स हैं इसकी, ये वाली आउटर है और ये वाली इनर है। इनर में फोल्डिंग्स हैं, इन फोल्डिंग्स हैं जिसको हम क्रिस्टा, इसको स्पेशल नाम दिया गया है क्रिस्टा। ठीक है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन का स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये जो हेड, ये वाले हेड पर्पल कलर के जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, दिस आर द ऑक्सीजोम, इसको बोलते हैं। यहाँ पे एटीपी सिंथेटेस लिखा हुआ है, बताती हूँ क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजोम इसको हम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और एक दो चीज़ें और याद रखेंगे आप लोग, दैट इज सर्कुलर डीएनए इसका अपना है और दूसरा राइबोसोम इसके अपने हैं। अब राइबोसोम जो है वो इसमें 70S तरह का है। हमने पढ़ा है पहले कि राइबोसोम जो है वो दो तरह के हैं, 70S एंड द 80S। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो हैं 70S। अब देखिए इसके अंदर अपना डीएनए भी है। राइबोसोम मतलब थोड़ा बहुत प्रोटीन ये अपने लिए बना सकते हैं, लेकिन इसको बाकी प्रोटीन्स के लिए पूरे सेल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से आप सब कुछ काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे हम देखते हैं लिखा गया है इसके बारे में। देखो लिखना जो है वो आपने इतना याद नहीं करना है। अगर आपको डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर है तो आप अच्छे इसको अपने मन से आप लिख सकते हैं। आगे पीछे भी पॉइंट्स देख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी डायग्राम जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए, लैबलिंग उसकी करेक्ट होनी चाहिए और आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है इसके बारे में, जो बोला वही लिखा है। दैट इज ईच माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन और द इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो इनर मेम्ब्रेन है डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट्स को डिवाइड करता है आउटर और इनर में। इनर कंपार्टमेंट जो है वो किससे फिल्ड है? होमोजेनियस सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अभी पढ़ा हमने, ठीक है। आप अपने मन से लिख सकते हैं अगर आपको डायग्राम क्लियर है। जरूरी नहीं आपने यही जेरॉक्स करके लिखना है। अगर आपको समझ आ गया तो आप अपने मन से आगे पीछे भी पॉइंट्स आप दे सकते हैं। आगे देखिए आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं थी, उसमें क्या था? इनफोल्डिंग्स थी। इनफोल्डिंग्स को हम बोलते हैं, स्पेशल नाम है उनका, दैट इज क्रिस्टा। और वो क्रिस्टा किसकी तरफ है? मैट्रिक्स की तरफ। मैट्रिक्स हमने यहाँ देखा क्या होता है। अब जो क्रिस्टा क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। आप देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, ये इस तरह से कॉन्टिन्यूस नहीं है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, तो वो क्या करेंगे? वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। अब देखो हमारे इंटेस्टाइन में भी इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिस्टा बोल रहे हैं लेकिन वहाँ पे हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। अब ये क्या करते हैं? इसका सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। अब ये आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे इसी चीज़ को, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखो सरफेस एरिया को कैसे इंक्रीज कर देते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इतना सा एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपको यहाँ पे एक थ्रेड, अगर जैसे मान लो थ्रेड जो है आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो अगर आप उसको सीधा एडजस्ट करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर लेंथ का यहाँ पे एडजस्ट होगा। लेकिन अगर आप उसको इस तरह से इनफोल्डिंग बना के डालते हैं तो वो ज़्यादा जो है उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आप उसी एरिया में ज़्यादा जो थ्रेड है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही काम करते हैं क्रिस्टा। और माइक्रोविलाई जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं बहुत सारे, वहाँ पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो वो वहाँ पे तो ये क्या करते हैं? जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। चाहे आप माइक्रोविलाई की बात करें चाहे आप क्रिस्टा की बात करें, है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि इन फोल्डिंग्स हैं वो, और वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। आगे देखिए, आगे जो है जो ऑक्सीजोम के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि जो रैकेट लाइक पार्टिकल्स है, रैकेट की तरह दिखते हैं इसलिए रैकेट लाइक पार्टिकल्स आर नोन एज ऑक्सीजोम। वहाँ पे एटीपी सिंथेटेस लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ बताती हूँ। और इनको रैकर्स पार्टिकल्स या F0 F1 पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी इनको बोला जाता है। और इनका नंबर अगेन पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वैरी करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल जो है वो वैरी करते हैं, वैसे ही ऑक्सीजोम का नंबर भी वैरी करता है पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और कितना 10,000 to 1 लाख तक हो सकता है। अब ऑक्सीजोम की 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? बेस, स्टॉक एंड हेड। अब देखिए ये जो येलो स्ट्रक्चर बने हैं इस तरह से, ये एक सिंगल क्रिस्टा है। क्रिस्टा के ऊपर इस तरह से एडजस्ट है किसकी तरफ? मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। जैसे आप इस तरह से आप बना रहे हैं अगर आप अपना माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, तो ऑक्सीजोम आप इस तरह से बनाएंगे,
ठीक है। और ये ही जो है वो स्ट्रक्चर मैग्नीफाई करके यहाँ पे बताया गया है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, बेस, स्टॉक एंड हेड। अब स्टॉक को यहाँ पे पेडिसल लिखा हुआ है, लेकिन आपकी बुक में स्टॉक लिखा हुआ है तो आप स्टॉक ही लिख सकते हैं, ये गूगल से ठीक है डाउनलोड की हुई इमेज है, तो आप स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी स्टॉक लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे इसके 3 स्ट्रक्चर हैं, बेस, स्टॉक एंड हेड। अब बेस को हम बोलते हैं F0 पार्टिकल, F0, ठीक है, इसलिए इसका कंबाइंड नेम जो F0 F1 पार्टिकल्स भी है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी इन्हीं को बोलते हैं, ऑब्जिसोम भी इन्हीं को बोलते हैं, रैकर्स पार्टिकल भी इन्हीं को बोलते हैं। तो इसका बेस जो है दैट इज F0 और जो हेड जो है वो है F1, ठीक है। अब ये एक्ट करते हैं जैसे प्रोटॉन टनल। अभी आपको प्रोटॉन टनल के बारे में समझ नहीं आएगा, जब आप नेक्स्ट यूनिट में आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अभी आप इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं, इसको छोड़ देना, ठीक है। अब स्टॉक जो है वो कनेक्ट करता है बेस और हेड को, ठीक है। सामने दिख रहा है ये बेस, और ये बेस है, हेड है, इसको कनेक्ट कर रहा है। अब देखिए हेड जो है फंक्शन करता है ATPase की तरह, इसलिए वहाँ पे जो डायग्राम है वहाँ पे लेबल किया है ATP सिंथेटेस, ठीक है। यानी कि जो इसका मेन फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो है ATP एनर्जी जो है देने का। तो इसका जो अब माइटोकॉन्ड्रिया, देखो आपने 10th में पढ़ा है कि इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, बिजली घर बोलते हैं इसको कोशिका का। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनर्जी देता है। अब +1 में आप पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कौन सी चीज़ है जो एक्ट करती है एज ATPase। यानी कि देखो यहाँ से अगर हम इसको लेके चलें तो यहाँ से ADP, ठीक है, ADP, और यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप आएगा और वो मिलके यहाँ पे बना देगा ATP, क्योंकि ये एंजाइम है ना, ठीक है, ये एंजाइम है। तो एंजाइम किसकी तरह काम करती एंजाइम किसकी तरह काम करती है? दैट इज वो दोनों जो रेक्टेंट्स हैं आपके, रेक्टेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे? ADP एंड फॉस्फेट ग्रुप, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये बार बार पढ़ना है हमें। नेक्स्ट पूरे इसमें आपकी पूरी बुक में ADP, सब केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेके ये क्या, एक डाई और ये एक, ये तो किस में चेंज हो गया? ट्राई में। तो ATP में ये चेंज हो गया, और ATP क्या है? एनर्जी है। और एंजाइम कौन से काम की? ये इसका हेड पार्ट जो है दैट फंक्शन दैट विल वर्क एज एंजाइम विच इज नोन एज ATPase बोल लो या आप ATP सिंथेटेस बोल लो, ठीक है। और ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप आगे पढ़ते रहेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ते रहेंगे। तो आगे देखिए इसके फंक्शन देखते हैं हम लास्ट में। देखिए फंक्शन, सबसे पहले इसका फंक्शन है दैट इट हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पूरी बॉडी को जहाँ से भी एनर्जी चाहिए होगी सेल को बोलेगा, सेल किसको बोलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या प्रोवाइड करेगा? ATP एनर्जी ही है, ठीक है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी ही है। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी दैट इज एनारोबिक। तो एनारोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट है, जो एनारोबिक यूकैरियोट्स है ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। तो इसका मेन फंक्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और ये क्रैब साइकिल परफॉर्म करता है। अगेन फिर ये क्रैब साइकिल क्या आ गया? ये नेक्स्ट यूनिट में है। तो नेक्स्ट यूनिट में देखो हम पढ़ेंगे अबाउट द क्रैब साइकिल, तब हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्यों क्रैब साइकिल के जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके लिए क्रैब साइकिल ज़रूरी है। तो देखो एक साइकिल होता है जो बॉडी में चलता है, सेल्स के अंदर चलता है। अब सेल में कहाँ चलता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब एमिनो एसिड की सिंथेसिस में, एमिनो एसिड जैसे हमारे हो गए लाइक ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, अब ये जो है वो कहाँ बनते हैं? क्रैब साइकिल में बनते हैं। तो ये अगेन किसकी हेल्प फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है? प्रोटीन की फॉर्मेशन में। देखो एमिनो एसिड जो है बहुत सारे मिलके चेन बनाएगा, ठीक है। देखो ये बेसिक नॉलेज है, बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो जैसे देखो बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी में, जब ये अमीनो एसिड सारे मिल जाते हैं तो एक प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो प्रोटीन की फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हेल्प कर रहा है, ठीक है। अमीनो एसिड ये कुछ बनाता है, जैसे ग्लूटामिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, इस तरह से वो कहाँ बनते हैं? क्रैब साइकिल के अंदर। और क्रैब साइकिल कहाँ चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब देखिए आगे फैटी एसिड्स, जो बहुत सारे फैटी एसिड्स हैं वो भी यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ पे? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया कौन सी जगह होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, वहाँ पे फैटी एसिड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, फैट्स भी, प्रोटीन्स भी यहाँ पे बन के। कैल्शियम को ये स्टोर करके रखता है और उसको टाइम आने पर रिलीज भी करता है। थर्मियोजेनेसिस होता है कि हीट को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। दैट इज हमारी बॉडी में जो हीट है वो मेंटेन रहनी चाहिए, ना ज़्यादा ना
कम, तो वही फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब लास्ट में देखिए मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस मतलब मैटरनल हम बोलते हैं मदर को, और इनहेरिटेंस होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होना। देखो अब इसका मीनिंग क्या है, ये आपको क्लियर कहाँ होगा, ये आपको +2 में जाके क्लियर होगा बच्चे। और +2 में आप जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस करके एक चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी समझाने वाला है वो मैं समझा देती हूँ, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप बाकी 6 पॉइंट जो आप लिख सकते हैं, या और आप इजी पॉइंट्स करके लिख सकते हैं। अब देखिए इतना आपने पढ़ना होगा, दैट इज ओवम होता है, ठीक है, और स्पर्म होता है। से दिस इज ओवम और दिस इज स्पर्म। अभी दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, स्पर्म की जो है टेल होती है और उसका हेड पार्ट जो है ओवम में जाके ये तो मान लो फ्यूज हो गया। अब यहाँ से बनता है जाइगोट, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म कहाँ से आया, साइटोप्लाज्म जो मेनली है वो ओवम का आता है, ठीक है। ये मेल का सॉरी फीमेल का पार्ट है ना, मदर का पार्ट है, दैट इज मैटरनल मीन्स मदर का पार्ट है। तो ओवम जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ से आया। अभी ये फ्यूज होकर जाइगोट बना दिया, तो जाइगोट के अंदर जितनी भी इनहेरिटेंस किसकी हुई, मैटरनल की, यानी कि मदर की, ठीक है। अब ये तो इतना आप अभी समझ लो। और एक और सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर डीएनए होता है, दैट इज प्लास्टिड उसको, ठीक है, वो प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है। उनके अंदर भी डीएनए होता है, यानी देखो अब पूरा सेल है, पूरे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर तो डीएनए है ही, ठीक है। लेकिन जो उसके अंदर आपने जो बीच में उसके सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ी हैं, बहुत सारे आपने पढ़ी है, जैसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ी, गोल्गी बॉडी पढ़ी, अब आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आप क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। तो ऐसी 2 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर जो डीएनए है वो होता है। कौन कौन सी, एक माइटोकॉन्ड्रिया आपने अभी इसके स्ट्रक्चर में बनाया, सर्कुलर डीएनए बनाया, और आगे आप बना रहे हैं प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो देखिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी 2 साइंटिस्ट के नाम आपने याद रखने हैं, कॉलिकर एंड बेंडा। अगर आपको सारा बेसिक क्लियर है तो आप बाकी साइंटिस्ट के नाम जो है क्रैम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर, इसका वैरी करता है, इतना आपने दिमाग में रखना है कि जो सेल जितना ज़्यादा काम करेगा उसमें उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, दिस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल्स। ये पावर हाउस ऑफ सेल ये आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस में होंगे, फ्लाइट मसल सेल्स के अंदर। आगे देखिए इसकी डायग्राम बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको, आप किसी से भी बुक से बनाओ, कहीं से भी बनाओ, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टा है, इनफोल्डिंग जो है उनको हम क्रिस्टा बोलते हैं। अब इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजोम इसके अंदर है, ठीक है। ऑक्सीजोम के 3 पार्ट्स हैं, बेस, स्टॉक एंड हेड। इसके अंदर अपना सर्कुलर डीएनए और अपना राइबोसोम्स है, बस इतना। और जो इनर फ्लूइड है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड है, होमोजेनियस मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब यही सारी कहानी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप ज़रूरी नहीं, ये स्ट्रक्चर अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है आपको समझाने के लिए था, इसको अलग से आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप इसी में जो भी आपको पहले डायग्राम को क्लियर है, जो भी आपको डायग्राम को देख के जो आपको पॉइंट याद आता जाता है वो आप लिखते जाओ, इसको कभी याद नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ डायग्राम समझते हैं। और फिर फंक्शन जो है वो जैसे मेन फंक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये आप कभी नहीं छोड़ेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल्स ये आप कभी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी लिखेंगे। दूसरा प्रोटीन बनाने में, ठीक है, यानी कुछ एक एमिनो एसिड की फॉर्मेशन ये करता है, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं, जैसे हमारी सेल को मिला के पूरी बॉडी, वैसे अमीनो एसिड को बना के पूरे प्रोटीन जो है वो उनकी फॉर्मेशन होती है। तो इसी भी ये अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करेगा, फैटी एसिड की फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम को ये स्टोर करके रखेगा, थर्मियोजेनेसिस हीट मेंटेन करेगा हमारी बॉडी में, और मैटरनल इनहेरिटेंस ये हम पढ़ेंगे +2 जेनेटिक्स में। अभी नहीं, आप इसको पॉइंट को स्किप कर सकते हैं आपको करना चाहो तो। लेकिन जैसे आपको फंक्शन आते हैं सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के, जैसे आप 2 मार्क्स का आता है तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 1.5 मार्क्स का आता है तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। एक नंबर का आता है तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, इस तरह से। तो आप अपने लिए याद रख सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं।